अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे। और लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको मुफीद मशवरे देते हैं और आपके साथ डिफरेंट रेमेडीज़ शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर, ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन है उन्हें रमज़ान में किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और क्या हामला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं और किस तरह से वो अपना डाइट प्लान उन्हें अपना रखना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर सलीमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बीत जा रहा है। क्योंकि मौसम भी जो है वो वेरी कर रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ये कि अच्छा मौसम है तो इतनी प्यास जो है वो फील नहीं होती है। अल्लाह ताला ने तोहफा दे दिया है हम सबको माशाल्लाह से। और आप कैसे देखती हैं? पहले तो हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। रमज़ान में हामला ख़वातीन से आगाज़ कर लेते हैं। उन्हें क्या पहले तो मैं पूछूंगी कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए उन्हें? अच्छा, ये बहुत लोगों की कंफ्यूजन है और मेरे ख्याल से इस मामले पर बहुत कम लोग बात भी करते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बात करेंगे। पहले तो हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमला ख़वातीन होती है उनके 3 स्टेजेस होते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर है, उसमें चौथा महीना, 5वां, 6वां और फिर 7th, 8th, 9th जो लास्ट ट्राइमेस्टर है। इन तीनों ट्राइमेस्टर में जो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है ना वो फर्स्ट होता है, 3 पहले महीने जो होते हैं। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं कि अगर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह उनका एक रूटीन बना हुआ है, रोज़े वो रख रही हैं, उनको हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाएं अपना सबसे पहले। वैसे भी आपके इंटरवल्स में हो रहे होते हैं, एवरी मंथ या एवरी ट्राइमेस्टर करवा रहे होते हैं। तो हम उनको रेकमेंड करते हैं पहले चेक करें कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बच्चा प्रॉपर्ली हार्ट बीट आ चुकी है, बच्चा अच्छी तरह से उसके माइलस्टोन अचीव कर रहा है अगर आपके पेट के अंदर, तो फिर आप बच्चे की ग्रोथ बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में ही ग्रोथ होती है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर मदर की डाइट हम बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज केस तो नहीं है, वो डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को गेस्टेशनल डायबिटीज हो रहा होता है, वो ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं। फिर ब्लड प्रेशर होता है जो प्री क्लैम्पशिया में तब्दील हो जाता है। तो ये वजह को देखते हुए हम फिर गायनेकोलॉजिस्ट को भी ले रहे होते हैं, साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच होता है और उसमें फिर हम देख रहे होते हैं कि अगर जो एक खवातीन है वो बहुत ज्यादा ऐसी हैं कि जो हेल्दी भी हैं, आयरन भी लेवल अच्छा रहता है उनका और उनके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी है, तो हम उनको फिर गो अहेड देते हैं कि आप रख लें, रोज़ा रख सकती हैं। बट उसकी कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन जरूर होती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सहरी के अंदर जो एक हमला खातून है उसको सबसे ज्यादा फाइबर लेना है। अब फाइबर में लोग पूछते हैं क्या है? सबसे ज्यादा चने मैं रिकमेंड करती हूँ, आपके मसर हो गए वो, या आप चिया सीड्स जो होते हैं, तुक मलंगा जिसे हम कहते हैं, पानी के अंदर उसको ओवरनाइट भिगा दें और सहरी पे आप उसको पिएं और इवन रोज़ा बंद करने के पहले भी आप पी लें। हम यूजुअली ये भी कहते हैं कि दही ले लें, प्रोबायोटिक्स होता है, प्यास नहीं लगती उससे। फाइबर लेने का रीजन ये होता है कि आप पूरे दिन आपकी वो कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर रिस्टोर रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होता है। तो आपके बच्चे को भी और आपको भी भरपूर गिजा मिल रही है और माँ को पूरी तरह गिजा लेनी है सहरी के टाइम पे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि पूरा दिन अगर वो फास्टिंग में है तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो या उसके बच्चे के लिए। मदर जो है वो जो लाइक जिनकी बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सैलेड और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इफ्तार की बात करेंगे, उसमें जरूर सैलेड का मैं जिक्र भी करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो सहरी में सैलेड ले सकती हैं, बहुत अच्छा है। बट ये होता है कि ऑफ कोर्स वो आपका सैलेड उतना आपका न्यूट्रिशन को फुलफिल नहीं करेगा जितना आपका फाइबर करेगा। और सैलेड बहुत अच्छा है। सैलेड आपको मैं इफ्तार में हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट सैलेड जो करना है ना, आपने सबसे पहले आपने खजूर लेनी है और उसके बाद पानी पीना है, तुक मलंगा वाला पानी हो बेशक या कोई जूस हो, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। मशरूबात जो बहुत जरूरी है, जो कि हमारे डाइनिंग टेबल पे मस्ट होते हैं। पता है उससे सबसे ज्यादा लोगों को ये एक्चुअली मैं कहती हूँ ना, गिमिक भी है, एडवर्टाइजमेंट भी इतनी होती है, लोगों को बस होता है कि हमने मीठा मीठा लेना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। उनको पानी की प्यास सबसे ज्यादा लगेगी अगर वो मीठा कोई भी शरबत ले रहे हैं, कोई भी तरीके का ले रहे हैं। नॉर्मली हमारे घरों में देखा जाता है जब तक रेड शरबत ना हो तो हमारी इफ्तारी नहीं होती। मैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी बताऊंगी हम घर में क्या बना सकते हैं, और उससे उनको पता भी चलेगा कि उनकी इफ्तार में और दोबाला हो जाएगा मजा। तो सहरी पर ये जरूरी है, तो हमने बात कर ली कि आपने पूरे न्यूट्रिशंस ले लिए, फाइबर्स ले लिए, आपने उसमें फ्रूट्स भी लेना चाहती है, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स का रात को ये होता है कि आप सहरी के बाद जब नमाज पढ़ के सो रहे होते हैं तो आपको सिट्रस फ्रूट्स जो है वो रीगर्जिटेशन कराते हैं, तेजाबियत कराते हैं। तो ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसका हाजमा बहुत आसानी से हो जाए, जिसमें फाइबर्स हैं, जिसमें दही है जो कि प्रोबायोटिक्स आपको देगा, और पानी का इस्तेमाल जिसमें चिया पानी, अगर चिया सीड्स हैं, वो जो तुक मलंगा भिगा हुआ है, उसने तो आपको इतना हाइड्रेटेड रखना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ्तार के अंदर यूजुअली अगर हम वाटरमेलन
कक्यूम्बर, जैसे आपने सैलेड्स कहा, इनका इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी पानी की उसमें इतनी ज़्यादा मिकदार है, 99% उसमें वाटर है, तो आपको वैसे ही पानी मिल रहा है और पानी उसके तरफ से भी मिल रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू। तो सिलेक्शन ऑफ गुड फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ्तार के अंदर हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस है जो कि हेल्दी ऑप्शंस मैं हमेशा बताती हूँ। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि इफ्तार खोलें आप तो खजूर से खोलें, जो कि आपको पता है हमारी सुन्नत भी है और उसके पीछे पूरी साइंस है। वो ये है कि एक तो आप पूरे दिन भूखे जब रहे तो आपको 3-4 वजहों से लगता है कि आपका शायद ब्रेन काम नहीं कर रहा होगा, या आपको लगता है कि आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, या आपको भूख लगेगी, या आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। खजूर आपकी वो तमाम चीजों को पूरा करेगा। इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। सो आप अगर खजूर लेते हैं, अगर कोई डायबिटिक मदर है तो फिर वो ले सकती है। सो उनके लिए होता है कि हम मना करते हैं वैसे, लेकिन ये कि एक खजूर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पेशेंट है मेरे घर में ही है, इंसुलिन लगती है उनको और माशाल्लाह वो रोज खजूर खाते हैं, क्योंकि खजूर उतना नुकसानदेह नहीं है जितना बाकी चीजें हैं, क्योंकि देखिए सुन्नत है और दूसरा हमारा तो बिलीव ही उस बात पे है कि उसकी एक हर्बल चीज की तरह वो एक हमें काम कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी ऑप्शंस बताती हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम इफ्तार में क्या डालें, जैसे पकौड़े खाते हैं और बहुत सारे लोग समोसे खाते हैं। मैं कहती हूँ इट्स अ बिग नो। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप फ्राइड खाएं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएं, आप क्या कर सकते हैं, आप अट्रैक्टिव सैलेड्स बनाएं। सैलेड्स में आपका फ्रूट सैलेड भी है और वेजिटेबल सैलेड भी है। फ्रूट्स के अंदर आप बेतहाशा डिफरेंट फ्रूट्स को डाल दें और उसका मिक्स करके सैलेड बनाएं, तो अट्रैक्शन भी होगा बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और दिल भी करेगा, और साथ न्यूट्रिशंस आपको तमाम फ्रूट्स के मिल जाएंगे। वेजिटेबल्स के अंदर आपको पता है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं कि इतने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। जो टमाटो है, टमाटर, उसके अंदर तो खुद लाइकोपीन है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, वैसे ही एंटी कैंसरियस होता है। यानी सैलेड में फिर टमाटर शामिल करना चाहिए। टमाटर तो मैं रोजाना अपने मरीजों को भी कहती हूँ कि रोजाना एक कच्चा टमाटर खाएं। इसका एक खास रीजन है कि उसके अंदर लाइकोपीन है और वो एंटी कैंसरियस होता है। तो आप जितना टमाटर रोजाना खाते रहेंगे, पथरी वाले पेशेंट्स को हम कहते हैं कि सिर्फ केयरफुल रहना है, उसका हम चेक करवा लेते हैं, अगर पथरी है तो फिर हम अवॉइड करवाते हैं, डी सीड कर देते हैं, सीड्स निकाल के और फिर उनको कहते हैं खा लो। इसका एक रीजन होता है वो मसूड़ों को भी वो बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर रहा होता है और एंटी कैंसरियस होता है। बिल्कुल, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के दौरान हम ये देखते हैं खवातीन के जो स्किन के बहुत से इश्यूज होते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, एक्नी, पिंपल्स, और डिफरेंट एग्जैक्टली कुछ लोगों को मैंने देखा स्किन जो वो चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी ना हमारी रिप्लेनिशमेंट होती है। तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारी पूरी करते हैं रिप्लेनिश जो भी नीड्स होती हैं उनको। और फिर हम ये भी कहते हैं उनको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे लोग यहाँ पे चाय पे जिंदा है, यानी कि वो कहते हैं ना हर पाकिस्तानी से देखे तो चाय पे वो डिपेंडेंट है। तो चाय के भी मैं बड़े हेल्दी ऑप्शंस बताती हूँ हमेशा से कि आपके पास व्हाइट टी है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। हम यूजुअली कॉफी चाय की तरफ जाते हैं जो कि कैफीन है, और फिर आप देखें कि इस तरह के इसके अंदर एक्टिव रखने के लिए, हाँ, और हमें लगता है कि हमारा दिमाग नहीं चलेगा अगर हम चाय नहीं पियेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जिस चाय से हमें फायदा भी हो सकता है। यूजुअली ग्रीन टी लोग पीते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट सबसे अच्छी टी जो मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करना चाहती भी हूँ और कर भी रही हूँ, कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट्स में, वो है व्हाइट टी। व्हाइट टी एक शर्ब से बनती है, चाइना से ये ऑफ कोर्स एक शर्ब निकला है, जड़ी बूटी है, और उसको जो है ड्राई फॉर्म में हमें मिल रही होती है। उसको आप पानी जब उबलता है ना उसके अंदर डाल दें, उसको सिंक इन रहने दें थोड़ी देर तक जब तक उसका व्हाइट कलर ना आ जाए। अब यूजुअली लोग समझते हैं व्हाइट टी का मतलब दूध वाली चाय, तो मैं लोगों को हमेशा ये क्लियर करती हूँ कि व्हाइट टी एक शर्ब से बनी है, जड़ी बूटी से बनी है, और उसका फायदा क्या है हार्ट पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा ना कि आप डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर उनको दिल कर रहा है कि बहुत सारा कुछ मतलब चाय लेने का या कुछ भी, तो वो हनी डाल के उसमें लेमन डाल के अपना वो कावा चाय पी सकते हैं। उसका फायदा क्या क्या है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपको शुगर लेवल आपका मेंटेन रहेगा, हार्ट का कभी डिजीज नहीं होगा। उसके अंदर कैटेकाइंस होती हैं जो कि एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपके स्ट्रोक कभी नहीं होगा पेशेंट को। तो दांतों के अंदर भी हम कहते हैं कि उसके अंदर जो लोग हमें बहुत ज्यादा हमेशा कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर बदबू आ रही है, प्लाग है, कैल्कुलस है, हाँ, पत्थर जैसे कोई एलिमेंट्स पड़े हुए मुंह में, तो ये अगर चाय वो पीते हैं कभी भी नहीं, भी जो है ना वो चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम चाय का इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं जिससे स्टेन्स और प्लाक कैल्कुलस होता है। तो ये दांतों के लिए भी बेहतरीन है व्हाइट टी। दूसरी एक और टी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमेशा पेशेंट्स में, वो है मोरिंगा टी। ये भी हम रमजान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम रमजान के अंदर जितना फास्टिंग करते हैं ना, हमें एक अल्लाह की तरफ से एक दिया गया है कि हम इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ गए, क्योंकि आप देखिए दुनिया इसकी पर बेस्ड है, और हमें तो पहले से देखिए हमारी रूटीन चलती आ रही है कि हम तो रोजे कितने बरसों से रख रहे हैं, तो हमें तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो हमारे लिए कुछ न्यू नहीं है। सो होता ये कि जब हम ये फास्टिंग में होते हैं तो हमारा बॉडी जो है, हम वॉक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से उस बॉडी को सर्कुलेशन में लेकर आता है, और हमारे जितनी भी चर्बी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बिल्कुल खत्म कर
कर रहा होता है. सो ये टीज जो है ये ऑलरेडी आपको एक तरह से डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, ऊपर से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं. अब मेंटेन करने का फायदा क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत भूख लगती है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है स्ट्रेस में या डिप्रेशन में कि भाई हम बहुत ज्यादा भूखे कैसे रहेंगे या पागल हो रहे होते हैं. बिल्कुल, क्योंकि वो शायद इफ्तार प्रॉपर नहीं करते या सहरी प्रॉपर नहीं करते, कर तो रहे लेकिन वो जंक पे कर रहे हैं विच इज नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स. तो सिलेक्शन ऑफ फूड इज सो इंपॉर्टेंट कि आप फ्राइड आइटम्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो कभी आपको प्याज भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, वो आपको मैदा पूरा भरा हुआ होगा. सो चने में क्यों बार बार कह रही हूँ सैलेड्स में डाल दें. मैं हमला खवातीन को हमेशा ये कहती हूँ कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जूसेस का इनकलकेशन करें. आप कौन से जूसेस, नंबर 1 जूसेस में टी की तो हमने बात कर ली. जूसेस में सबसे पहले पोमीग्रेनेट, अनार का जूस हम कहते हैं क्या आप जैसे रोजा खोलें या रोजा बंद करें उस दोनों में ले सकते हैं. एक पूरा अनार का जूस आपका होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि अनार के अंदर आपकी आयरन की पूरी कैपेसिटी है. तो आप जब डिहाइड्रेशन होगी या बच्चे को, रेड अनार का जूस, रेड व्हाइट दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि मिक्स ना हो. बहुत सारे रेड बनाए जाते हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक नहीं होते, अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए. और घर में फ्रेश आप बनाएं. यस, और अगर आप ऐसा लगता है आपको कि अनार का जूस बनाना बड़ा मुश्किल है तो आप रॉ खा लें. रॉ भी खाना आपके लिए बहुत अच्छा है. बस पथरी वाले पेशेंट्स थोड़ा सा केयरफुल रहे. बाकी हमला खवातीन के लिए उनके आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बेहतरीन चीज है, क्योंकि बच्चे को आयरन चाहिए होता है और हम सप्लीमेंट्स लेते हैं. तो इसीलिए ये भी आप ले लें अगर इफ्तार या सहरी पे तो इट्स गुड. बाकी आपकी मेडिकेशंस का रूटीन आपका सहरी और इफ्तार की तरफ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 टाइम का कोई रूटीन है कि आप मेडिसिन लेते हैं तो सहरी बंद करने से पहले और इफ्तार खोलने के बाद आप ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है और वो नॉर्मल रूटीन में आप आ सकते हैं. तो दिस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है कि हमला खवातीन में हम एक और चीज रेकमेंड करते हैं कि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जो शुरू के 3 महीने और आखिर के 3 महीने, ये थोड़े से डेंजर्स होते हैं आपके लिए, क्योंकि एक तो डिलीवरी की तरफ आप जा रहे हो तो एक शुरू हो रहा होता है आपका. तो इनमें थोड़ा सा हम अवॉइड करने का कहते हैं. लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इस तरह का है कि जो एक चीज को अपने रूटीन में लाना चाहता है और वो जाहिर सी बात है समझता है कि मेरे लिए मेरा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अल्लाह के लिए करना चाहता हूँ, तो जरूरी है कि वो इन चीजों का ख्याल करे, वरना सेकंड ट्राइमेस्टर इज वेरी सेफ टू कीप द रोजा. और डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है. नॉर्मल जो अफरादों ने तो होता ही है, लेकिन जो हमला खवातीन में डिहाइड्रेशन के बहुत से मसाइल होते हैं. फिर उन्हें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपने इस्तेमाल करना है वाटरमेलन फ्रूट्स के अंदर. अगर वाटरमेलन का सीजन नहीं है तो वाटरी वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हैं, जिसमें कक्यूम्बर है, टोमेटो मैंने बात की. इसके अलावा आप वाटर के अंदर चिया सीड्स को लाजमी डालें. चिया सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, जो तुकमा लगा होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और वो आपकी बॉडी के अंदर भी इसी तरह से आपको पानी दे रहा होता है. तो वो काफी लंबे अरसे तक आपको पानी दे रहा होता है. तो पानी पीना बहुत जरूरी है. और ऐसा आपको लगता है कि मैंने और कौन सी चीज कर सकता हूँ जो मेरी डाइट को पानी देगा, लस्सी, दूध बहुत अच्छा है आपके लिए. आपने रोजा दूध से नहीं बंद करना. जिन्हें आपको पता है स्मेल के बहुत से इश्यूज होते हैं कि मुझे इसमें से भी स्मेल आ रही है, इसमें से भी स्मेल आ रही है, तो फिर उन खवातीन को क्या करना चाहिए? कुछ लस्सी और दूध से कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है. फिर इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. कार्डिमम डाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप इलायची वगैरह से खुशबू आती है. इवन इलायची से लोगों को नौजिया भी खत्म होता है. हमला खवातीन को हम इलायची हमेशा कहते हैं कि खा लें, तो वो दूध के अंदर खाने से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. वेरी नाइस. इवन ये आपको पता है, मैं आपको जो बताई थी ना, चाय के अंदर आप हनी या लेमन डाल सकते हैं. वो भी लोगों को एंटी नौजियाटिक होता है, वो आपको नौजिया नहीं कराता, आपको उल्टी नहीं करवाता. सो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के अंदर, जो आपकी व्हाइट टी है, ग्रीन टी. वॉमिटिंग की बात की और आपको पता है फर्स्ट 3 मंथ्स खवातीन को वॉमिटिंग बहुत होती है, वीक कर देते हैं. तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं, तो फिर क्या वॉमिटिंग के लिए क्या फिर हमें करना चाहिए? फिर आप उसमें लेमन जो है उसको आप सेरी के उसमें चूस भी सकते हैं. हम है ना हमेशा यूजुअली ज़बान के ऊपर लेमन को चुसवाते हैं. आप ग्रीन टी ले रहे हैं अगर उसके अंदर आप कर दें, वो पी सकते हैं आप. एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये. ग्रीन टी हमें डेली बेसिस पे पीनी चाहिए. Yes, it's very लेकिन safe. डॉक्टर मना करते हैं डेली बेसिस पे ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये तो मैं बता रही हूँ, लोगों को मिथ इतना ज्यादा बन गया है कि वो उस टी की तरफ जा रहे हैं जो इतनी डेंजरस है, जो कि उनको तेजाबियत कराती है, जो कि कैफीन से भरपूर है, जो कि आपको डिहाइड्रेशन कराती है. हम यूजुअली वो टी पीते हैं और हमें जो टी पीनी चाहिए उसको हमने बिल्कुल ही भूल गए, क्योंकि हम उन तमाम हर्बल चीजों से दूर जा रहे हैं. बिल्कुल. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात ये कि उन पेशेंट्स को जिनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग का होता है, एक तो मैंने लेमन का बताया आपको टोटका. दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि इलायची का इस्तेमाल. अब चाय में इलायची डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई खाने में इलायची, दूध में इलायची वाला बहुत अच्छा है. इवन हम गोल्डन मिल्क कहते हैं जिसे, उसमें टर्मरिक होता है आपका जो हेल्दी होता है, उसमें हम जड़ी बूटियों में से आपका दालचीनी कहते हैं डालें और उसमें थोड़ा सा आप इलायची डाल दें. ये दूध बहुत अच्छा है इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए. बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली. तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोजा बंद करने से पहले दूध नहीं पीना है आपने, उसके दरमियान में पी सकते हैं, क्योंकि दूध का ये है कि वो मुंह के अंदर अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है और उससे बदबू भी आती है और भूख भी लगती है, भूख प्यास भी लगती है. तो दूध से बंद नहीं करना आपने. दही जो है वो प्रोबायोटिक्स है, तो दही से हमेशा बंद करें तो आपको कभी प्यास भूख कुछ भी नहीं लगेगी, या पानी से बंद करें. तो ये एक है तरीका. कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी हमारे पास आती हैं रोजे के हवाले से, तो उनमें भी
بھی ہم کافی زیادہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ میں بھی یہی ہے کہ اگر انیشیلی 6 months ہیں اور وہ مدر اپنے بچے کو فیڈ دے رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بریسٹ فیڈنگ، کیونکہ بچہ پورا ڈیپینڈنٹ ہے 6 ماہ کے دودھ پہ، اس سے بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے یا ماں خود گر جائے ڈی ہائیڈریشن سے. تو یہی تمام چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ فائبر پورا لے، پانی پورا لے، اور بچے کو کیسے چیک کرنا ہے، پروٹین جو ہے، وائٹامنز پراپر جو ہے، اور اگر بچے کو بالکل، اور بچے کو اگر آپ فارمولا ملک میں ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ ماں کے ملک کے ساتھ فارمولا ملک یا بوٹل اگر آپ رکھ سکتے ہیں بچے کے لیے اپنی ایکسپریس کی ہوئی، تو وہ بھی ایک آلٹرنیٹ ہے کہ آپ وہ دودھ دے سکتے ہیں اس کو درانے ایکسٹرنل جو یوز اس کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل. اور تیسری چیز یہ کہ بچے کو کیسے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ماں کے روزے رکھنے کے دوران ڈی ہائیڈریٹڈ ہے کہ نہیں ہے. تو 3-4 طریقے ہوتے ہیں. بچے کا اگر نیپی بالکل بھی ہیوی نہیں ہے یا وہ زیادہ پیشاب نہیں کر رہا ہے ماؤتھ پہ تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے. دوسری چیز وہ اگر چکر کھا رہا ہے یا ایکٹیو نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی کچھ چیزیں چینجز ہو رہی ہیں میرے روزے رکھنے سے، اسے دودھ پورا نہیں مل رہا، تو وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور تیسری انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بچے کا پخانے کا رنگ بدل جائے گا، وہ گرین رنگ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بچے کو اب ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور بچے کو دودھ کی پوری غذا نہیں ہو رہی. تو اس صورت میں ماں کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے 6 ماہ تک، اور 6 ماہ کے بعد وہ رکھ سکتی ہے کیونکہ بچہ 6 ماہ کے بعد کمپلیٹ فوڈ پہ آ جاتا ہے. تو ماں کا دودھ کے ساتھ وہ کیا کھانا بھی کھا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہونا، اور وہ ایک نارمل لائف میں اپنا سب کچھ روٹین رکھ سکتے ہیں. جسٹ 6 مہینے کی ہوتی ہے. یعنی جو فیڈنگ مدرز ہیں وہ نہ کروائیں، ریکمینڈڈ تو یہی ہے. ہاں، ریکمینڈڈ تو یہی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہے، دل کر رہا ہے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے اور جاری رکھنا ہے اس چیز کو، تو یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ان چیزوں کو چیک کر کے آپ نے کرنا ہے. بالکل. اور پوسٹ اگر ہم پریگننسی کی بات کریں تو بہت سے ایشوز خواتین میں، بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں اس چیز کو. تو ان سے کیسے جو ہے اسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسائل تو وہ ہڈیوں کا مسائل آتا ہے، بونس میں آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو انیشل 3 months ہوتے ہیں نا، جو پوسٹ پریگننسی ہوتی ہے، وہ میں کہتی ہوں ہمیشہ میٹرنٹی لیو کیوں دی جاتی ہے پوری دنیا میں، اسی وجہ سے کہ وہ ماں اپنا پورا خیال رکھے، اپنی پوری نیوٹریشن کو ریگین کرے. آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے سارے نیوٹریشنز لے لیتا ہے، اور آپ کو اپنی نیوٹریشن کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے ینگ گرلس کو پین ہو رہا ہوتا ہے جوائنٹس میں، اور وہ چل نہیں سک رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی غذا مسائل ہے، پٹھوں کے بہت مسائل ہیں، اور جبکہ بیک بون کے بہت مسائل ہیں اس صورت میں. ہاں، اس صورت میں آپ کو پتا ہوگا ہماری دیسی امائیں یہی کہتی ہیں ہمیشہ پنجیری وغیرہ لیں، which is really good، دیسی گھی کا استعمال کریں. اور تیسری چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنا جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو آپ یہ چپس وغیرہ نہ کھائیں، اس کے بجائے آپ کچھ ہیلدی ڈائٹ اسنیکس رکھیں. میں اسنیکس میں بڑے آپشن دیتی ہوں. نمبر 1 میں کہتی ہوں مکھانے جو ہیں وہ آپ رکھیں. مکھانے کے اندر جتنا کیلشیم ہے نا وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. آپ استعمال کیسے وہ نارملی کچھ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں. 3-4 طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو 2 بیسک طریقے بتاتی ہوں. ایک تو کھیر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ، کھیر کی طرح میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے. ایک آپ بیسک طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ پاپ کارن کھاتے ہیں نا، اس طرح سے آپ نے بس مکھانے کو ایک توے پہ تھوڑے سے دیسی گھی کے ساتھ اس کو پکانا ہے، اس کو روسٹ کرنا ہے. تو وہ اپنا آہستہ آہستہ چینج کرے گا ٹیکسچر، وہ سافٹ سے تھوڑا سا کرسپی بن جائے گا. تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ چپس ہی کھا رہے ہیں، اور آپ کو ایسا لگے گا پاپ کارن جیسے آپ کی ایک وہ آ رہی ہے. اور لٹرلی بہت اچھا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، نمک یا تھوڑا سا جو ہے کالا نمک یا پھر تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال کے اور اسے اپنے جارز بنا کے رکھ دیتے ہیں. اینڈ لٹرلی اٹ ورکس. It works like wonders. اور میں کہتی ہوں کہ آپ کی ہے نا جو ڈائٹ ہے نا بہت امپروو ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ مکھانے کی آپ کھیر بھی بنا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا دیسی گھی لیں، اس کو اچھی طرح سے روسٹ کریں اور پھر تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں. اس کو گرائنڈ کر کے اس کو تھوڑے سے دودھ کے اندر پکا لیں، سے کھایا جا سکتا ہے، اور کھایا جا سکتا ہے، اور کھیر بن جاتا ہے. اور چینی کی جگہ آپ اس کے اندر گڑ ڈال لیں. تو یہ بہت سارے آپشنز ہیں جو میں دیتی ہوں، اور یہ بہت اچھے ٹرک ہوتی ہیں جو آپ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے اپنے آپ کو یہ کیلشیم دے سکتے ہیں. آئرن کی ہم نے بات کی کہ آپ پومیگرینیٹ سے لے سکتے ہیں، آپ بیٹ روٹ سے لے سکتے ہیں جو بیٹ روٹ میں بھرپور ہے، آپ پالک سے لے سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں پالک ایک ABC جوس میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں. ایپل، بیٹ روٹ اور کیرٹ، یہ ایسا جوس ہے جو آپ کو فل آئرن دیتا ہے بھرپور. تو اب اگر آپ یہ بھی جوس پی لیتے ہیں افطار میں یا سحری میں، اٹ ول فلفل یور آئرن نیڈز ایز ویل. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی کیلشیم کی اگر مکھانے کے علاوہ کوئی اور اسنیکنگ کی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت دل کر رہا ہے اور میں نے کھانا ہے، تو آپ چنے، کالے چنے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا، وہ چھلکوں کے ساتھ آپ کالے چنے کھائیں. اس سے آپ کو نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا. ایون کبھی فلو ہوتا ہے کوئی بولتا ہے، تو اگر آپ 4-5 کالے چنے سے مٹھی بھر کے کھا لینا، آپ یوں آپ کا فلو چلا جائے گا 1 منٹ میں.
اٹ از ایکچولی ہاں یہ وٹنسڈ ہے, کیا گیا باقاعدہ, پروون ہے کہ آپ کا نزلہ زکام جو ہے نا وہ جڑ سے نکال دے گا کالے چنے جو ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ کھاتے بھی ہیں. باقی آپ کچھ چاہیں تو آپ پھلی وغیرہ رکھ سکتے ہیں اسنیکنگ میں. یہ اس دوران اسنیکنگ میں بول رہی ہوں جب آپ افطار کے بعد دل کرتا ہے کہ کچھ اور بھی لے لوں, کچھ اور بھی لے لوں, تو یہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. مکئی رکھ سکتے ہیں, روسٹڈ مکئی ہوتی ہے, یہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم زیادہ تر مکئی, چنے اور یہ پھلیوں کو مکس کر کے کھاتے ہیں, اینڈ اٹس سو گڈ, اٹس سو گڈ. ایون بچوں کو میں سیریلیک کے لیے ریکمینڈ کرتی ہوں ہمیشہ کہ آپ اس طرح کے سیریلیکس بنائیں کہ بچوں کو ان چیزوں سے فائدہ ہو. مکھانے ڈال کے, دلیا ڈال کے, اوٹس میں ہمیشہ کہتی ہوں بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی. مائیں کھایا کرتی تھی اور اب پھر وہی ٹرینڈ ہے. ایگزیکٹلی, اور ہم چیزوں کو بھول گئے. آپ کو پتہ ہے اوٹس کی بھی کھیر بن سکتی ہے, اوٹس کی بھی ہم کھیر بنا کے افطار سحری پہ بھی کھا سکتے ہیں. سو ہیلدی بریک فاسٹ بہت ضروری ہے. یعنی آپ اپنی جو لائف اسٹائل کو ہیلدی بنانے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کریں تو آپ بہت چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے, پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نے کے بعد.